Hello students, this is my fourth lecture video of History Paper 1 Unit 1st for BA second semester, and today's topic is tussle for power between Humayun and Sher Shah. In previous lecture video you have studied about the Mughal Empire, how it was established by great Mughal Emperor Babur, his military conquest, Humayun and his earlier problem. In today's lecture video, we will study about the campaigning of Humayun and the struggle between Sher Shah Suri and Humayun for Delhi Empire. So let me start it. बाबर ने अपने लाइफ टाइम में ही हुमायूं को अपना सक्सेसर अनाउंस कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं उसका सबसे प्यारा बेटा भी था। लेकिन जब बाबर की डेथ होती है 1530 में, तो उस समय हुमायूं दिल्ली से दूर संभल में था एंड प्राइम मिनिस्टर जो कि निज़ामुद्दीन अली था, उसने षड्यंत्र रचा था हुमायूं के खिलाफ और उसने ख्वाजा मेहंदी को सक्सेसर के रूप में, बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया था। लेकिन जो षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी वॉज फेल्ड बिफोर इट कुड बी सक्सेसफुल। का जो षड्यंत्र रचा गया था वो फेल हो गया और 30 दिसंबर 1530 में हुमायूं डिक्लेयर हुआ। उसने अपने आप को सत्ता का उत्तराधिकारी घोषित किया और खुद वो दिल्ली की गद्दी पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में। बाबर के बाद हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है तो पिछले लेक्चर वीडियो में हमने देखा कि उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें कि खुद के उसकी कमजोरियां, उसके व्यक्तित्व की कमियां और साथ ही बाबर की जो इच्छा अनुसार उसके साम्राज्य का बंटवारा था, ये बहुत बड़ी चुनौती बनकर हुमायूं के सामने आई। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि गद्दी पर बैठने के बाद आफ्टर गेटिंग थ्रोन हुमायूं ने कौन कौन से अभियान किए थे, कौन कौन से उसके सैनिक अभियान थे। सो कैंपेन ऑफ हुमायूं में पहला क्या है? एक्सपेडिशन ऑफ कालिंजर। आफ्टर 6 years ऑफ हिज सक्सेशन हुमायूं कैरिड आउट हिज एक्सपेडिशन ऑन कालिंजर। जब उसको गद्दी पर बैठे 6 महीने हो गया तो वो कालिंजर की तरफ उसने रुख किया, क्योंकि कालिंजर का किला जो है वो बहुत मजबूत था और बाबर ने भी पहले वहाँ पे चढ़ाई की थी, लेकिन वो फेल रहा। और युद्ध की नज़र से अगर कहा जाए, बैटल के हिसाब से, तो कालिंजर का किला बहुत ही महत्व रखता था एंड इसका कालिंजर का किला था, इस पर हुमायूं के अटैक का कारण था कि जो कालिंजर का राजा था रुद्र प्रताप, वो कालपी पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा था और कालपी जो था वो बहुत ही मायने रखता था, बहुत महत्वपूर्ण था युद्ध की दृष्टि से। तो कालिंजर का घेरा ये ज़रूरी था, क्योंकि आगे चलकर इससे हुमायूं को फ़ायदा मिलता। और कालिंजर का घेरा क्यों किया? क्योंकि कालिंजर का राजा कालपी को घेर रहा था। हुमायूं सराउंडेड द फोर्ट ऑफ कालिंजर हैड टू कॉम्प्रोमाइज एट द एंड। हुमायूं ने क्या किया? कालपी के घेरे, कालिंजर के किले को पूरा घेर दिया और उसके बाद संधि करने पर विवश कर दिया। द एक्सपेडिशन डिड नॉट प्रूव टू बी एनी इम्पोर्टेंस। और जो ये घेरा था, इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हुमायूं को नहीं मिल सका था। तो इस अभियान में हुमायूं को कोई भी, अगर हम कहें कि सफलता, तो सफलता की शुरुआत नहीं हो सकी थी। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रगल विद महमूद लोदी। महमूद लोदी के बारे में पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ा है कि महमूद लोदी जो था वो इब्राहिम लोदी का भाई था और इब्राहिम लोदी के पराजय होने के बाद ही एनेक्टेड बिहार एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रॉन्ग आर्मी। उसने जब देखा कि इब्राहिम लोदी की हार हो गई है तो वो बिहार में एक बड़ी सामरिक सेना जुटा रहा था। ही वॉज नॉट ट्राइंग टू गेन कंट्रोल ओवर दिल्ली, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू गेन कंट्रोल ओवर दिल्ली। वो फिर से दिल्ली के ऊपर अपना कंट्रोल पाना चाहता था, क्योंकि दिल्ली का शासक उसका भाई इब्राहिम लोदी रह चुका था। ही अटैक्ड जौनपुर एंड डिफीटेड द मुगल सूबेदार नेम्ड जुनैद। उसने जौनपुर पर अटैक किया और जुनैद जो कि मुगल सूबेदार था उस पर कब्जा कर लिया था, उसको हराया था। द डायरेक्ट बैटल बिटवीन हुमायूं एंड मोहम्मद लोदी टुक प्लेस इन 1532 AD एट दोहरिया। हुमायूं से
मोहम्मद लोदी की जो भिड़ंत हुई थी, जो युद्ध हुआ था, बैटल हुआ था, वो 1532 में दोहरिया में हुआ था, इन विच हुमायूं टर्न विक्टोरियस, और जिसमें हुमायूं को जीत हासिल हुई थी। और इस युद्ध के बाद मोहम्मद लोदी की जो सेना थी वो बैटलफील्ड से भागती है, लेकिन हुमायूं could not chase the army because meanwhile कामरान began to revolt against him, और तब तक उसको सूचना मिलती है हुमायूं को कि कामरान ने विद्रोह कर दिया, और यही वजह थी कि हुमायूं का जो मोहम्मद लोदी की सेना थी, अफगानी सेना, उसके पीछे नहीं जा सकी, उनका पीछा नहीं कर सकी। नेक्स्ट देखते हैं रिवोल्ट ऑफ कामरान, क्योंकि इसी कामरान के विद्रोह को सुनकर के हुमायूं को वापस लौटना पड़ा था। जब कामरान ने ये देखा कि हुमायूं बिजी है जो विद्रोह है उनको दबाने में, तो कामरान को भी मौका मिला कि उसने विद्रोह कर दिया हुमायूं के खिलाफ। ओके, एंड कामरान टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ हुमायूं's preoccupation and tried to raise a revolt against him and annexed मुल्तान and लाहौर and also asked हुमायूं to give him पंजाब। उसने किन किन जगहों को जीता? मुल्तान और लाहौर, और हुमायूं से उसने पंजाब के लिए मांग रखी। In order to end up the rivalry, हुमायूं agreed on his demand, और इस डिमांड के बात पर, इस मांग पर हुमायूं की सहमति से ही इस मामले का अंत हो सका था। नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ चुनार। बैटल ऑफ चुनार 1532 का टाइम पीरियड है, इसको रख लीजिएगा याद आप। आफ्टर एंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ कामरान, हुमायूं पेड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ अफगान्स। जब कामरान की समस्या का अंत होता है, जब सुलझ जाती समस्या, तब हुमायूं ने अपना ध्यान कहाँ आकर्षित किया? उसका ध्यान जाता है अफगानों के ऊपर, और ही सराउंडेड द फोर्ट ऑफ चुनार विद द हेल्प ऑफ हिज आर्मी। उसने चुनार के जो किला था उसको घेरा। दिस बैटल कंटिन्यूड फॉर 4 मंथ, 4 महीने के लिए उसने चुनार का जो किला था उसको घेरे रखा। द फोर्ट ऑफ चुनार वॉज देन इन द हैंड्स ऑफ शेर खान, और उस समय कौन था वहाँ पर? शेर खान। शेर खान यही शेरशाह सूरी है जिसके बारे में आपने टाइटल पढ़ा था आज के टॉपिक का। हुमायूं's आर्मी वॉज हेडेड बाई हिंदू बेग, और हुमायूं की जो सेना थी उसको लीड कौन कर रहा था? हिंदू बेग। तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कामरान ने किन किन स्थानों पर अपना आधिपत्य जमाया था? तो लाहौर और मुल्तान। कामरान ने किस स्टेट के लिए मांग की थी? तो पंजाब। उसके बाद बैटल ऑफ चुनार किस टाइम हुआ था? 1532। उसके बाद आता है क्वेश्चन अगर कि चुनार के घेरे में लीड कौन कर रहा था हुमायूं की आर्मी का? तो क्या आंसर होगा? हिंदू बेग। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है कि चुनार का घेरा कितने महीने तक चला था? ठीक है, तो उसका आंसर आएगा 4 मंथ। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं ये इन्हीं पैराग्राफ्स में रहते हैं जिनको आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। द फोर्ट ऑफ चुनार वॉज देन इन द हैंड्स ऑफ शेर खान एंड हुमायूं's आर्मी वॉज हेडेड बाई हिंदू बेग। आफ्टर दिस लॉन्ग 4 months बैटल, शेर खान कॉम्प्रोमाइज्ड एंड एक्सेप्टेड द सबऑर्डिनेट ऑफ हुमायूं। और जब 4 महीने तक इस किले का घेरा था तो आखिरकार हुमायूं के सामने शेरशाह सूरी ने सरेंडर किया। ये शेरशाह सूरी की कूटनीतिक चाल थी, ये बहुत ही कूटनीतिक तरीके से उसने फैसला लिया। क्यों? क्योंकि उस समय शेरशाह ये जानता था कि उसकी आर्मी इतनी मजबूत नहीं है जितनी कि मुग़ल आर्मी। Though Sher Khan took a diplomatic stand as his military preparations were not yet complete, on the other hand Humayun wasted his time in celebrating his victory। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि हुमायूं ने ये जीत हासिल की और उसने क्या किया कि उसके बाद वो सेलिब्रेट करने लगा इस जीत को। और यहाँ कूटनीतिक चाल चली थी शेर खान ने, क्योंकि पहला तो उसको ये पता था कि मेरी आर्मी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड दूसरी ओर जब उसको टाइम मिल जाता है उसने हुमायूं के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया और उसके बाद उसको टाइम मिल जाता है कि वो अपनी आर्मी को मजबूत रखे। ये वही जगह थी जहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि हुमायूं के व्यक्तित्व की ये कमजोरी थी कि वो मौके को गंवा देता था, वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को तुरंत हिट नहीं कर पाता था।
और चुनार की विजय के बाद हुमायूं के पास पूरा मौका था कि वो अपनी सैनिक शक्ति को और बढ़ाता और शायद हुमायूं उसके सामने प्रॉब्लम नहीं बन पाता, लेकिन हुमायूं ने अपने आसपास के खतरों को नज़रअंदाज किया और क्या किया कि अपनी एक एक विजय को भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानता था और काफ़ी दिनों तक उसी के उत्सव में वो डूबा रहता था। एंड नतीजा क्या निकलता था कि उसके आसपास के जो लोग थे उनको रिवोल्ट करने का, उनको विद्रोह करने का मौका मिल जाता था। नेक्स्ट रिवोल्ट देखते हैं, रिवोल्ट ऑफ मिर्जाज। इन 1534 मोहम्मद जमन मिर्जा एंड सुल्तान मिर्ज़ा रिवोल्टेड अगेंस्ट हुमायूं। 34 में जमन मिर्जा एंड सुल्तान मिर्जा ने हुमायूं के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हुमायूं डिफीटेड बोथ ऑफ देम एंड अरेस्टेड, बट मोहम्मद जमन मिर्जा फ्लेड अवे सक्सेसफुली एंड टुक शेल्टर अंडर द रूल ऑफ गुजरात बहादुर शाह। जब रिवोल्ट होता है, जब विद्रोह होता है दोनों का, मोहम्मद जमन मिर्ज़ा एंड सुल्तान मिर्ज़ा का, तो हुमायूं ने बहुत ही करीने से उनके खिलाफ सक्सेस पाया, उनसे सफलता पाई और दोनों को हराया। लेकिन होता क्या है कि अरेस्ट करने के बाद जमन मिर्ज़ा जो है वो भागता है और भाग करके वो गुजरात की तरफ जाता है और बहादुर शाह के अंडर में वो वहाँ पे शरण ले लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रगल विद द रूलर ऑफ गुजरात। अब ये गुजरात जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा, तो अगला जो स्ट्रगल है हुमायूं का वो गुजरात के ही खिलाफ दिखेगा। बहादुर शाह वॉज द रूलर ऑफ गुजरात, ही वॉज एन एक्सट्रीमली एबल वॉरियर। गुजरात का ये शासक था बहादुर शाह, और मैंने इनके बारे में भी आपसे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बताया था कि ये कहानी गुजरात के बहादुर शाह की चित्तौड़ पर आक्रमण की और रानी कर्णवती की कहानी हम लोगों ने बचपन में सुनी है। तो ये वही टॉपिक है जिसको अभी आप पढ़ने जा रहे हैं इन हिस्टोरिकल व्यू। बहादुर शाह वॉज द रूलर ऑफ गुजरात, वॉज एन एक्सट्रीमली एबल वॉरियर, बहुत ही बहादुर था वो और काफ़ी योग्य शासक था। ही गैव शेल्टर टू द नंबर ऑफ एनिमीज़ ऑफ हुमायूं सच एज आलम खान लोधी एंड मोहम्मद जमन मिर्जा। तो उसने क्या किया था कि शरण दिया था हुमायूं के जो विरोधी थे, आलम खान लोधी और मोहम्मद जमन मिर्जा। इससे हुमायूं काफ़ी नाराज़ होता है और बहादुर शाह से बोलता है कि वो उन्हें उसके हवाले कर दे, लेकिन बहादुर शाह इस बात को ठुकरा देता है। एंड इस ठुकराने से, इस क्रिया से हुमायूं नाराज़ होता है एंड द आर्मी ऑफ हुमायूं लेफ्ट फॉर द बैटल एंड रीच्ड उज्जैन। बहादुर शाह के मना कर देने से कि मैं उन दोनों विरोधियों को सरेंडर नहीं करूंगा आपके सामने, हुमायूं की आर्मी कहाँ पहुंचती है? उज्जैन जाती है। बहादुर शाह एट दैट टाइम वॉज फाइटिंग फॉर चित्तौड़। मीनवाइल रानी कर्णावती ऑफ चित्तौड़ सेंटर राखी टू हुमायूं एज अ सिंबल फॉर सीकिंग हेल्प। और देखिए यहाँ पर जब आर्मी जाती है उज्जैन की तरफ हुमायूं की, उस समय बहादुर शाह कहाँ था? उस समय बहादुर शाह चित्तौड़ के घेरे में था, चित्तौड़ का उसने घेरा कर रखा था। और जब रानी कर्णावती ने हुमायूं को एक राखी भेजी थी हेल्प के लिए, तो राखी के इस फ़र्ज के तरफ से हुमायूं तैयार हो जाता है जाने के लिए रानी के हेल्प को। लेकिन वो जब सारंगपुर तक पहुंचता है तभी बहादुर शाह उसे बोलता है उसको कि वो काफिर की मदद न करे, विधर्मी की मदद न करे। और हुमायूं कहीं ना कहीं उसकी बात में आ जाता है। जबकि हुमायूं की कूटनीतिक चाल या राजनीतिक चाल ये होनी चाहिए थी कि उस समय राजपूतों के द्वारा मांगी गई जो हेल्प थी, जो सहायता थी, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था और बहादुर शाह के खिलाफ रानी कर्णावती की मदद करनी चाहिए थी। ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि भारत में उत्तर की तरफ राजपूतों की स्थिति काफ़ी मजबूत थी, और अगर हुमायूं बहादुर शाह के खिलाफ राजपूतों की हेल्प करता तो शायद राजपूत आगे चल कर के उसके लिए भी हेल्पफुल बनते। लेकिन हुमायूं का एक स्टेप ये गलत था कि वो इन्फ्लुएंस में आ गया था बहादुर शाह के। ओके, सो Humayun agreed to move forward towards Saranpur. Bahadur Shah at the same time influenced Humayun not to help the Rajput, and thus Humayun refused to help, which was his greatest mistake as he could easily defeated Bahadur Shah with the help of Rajput. मैंने अभी आपको ये समझाया कि किस तरह से हुमायूं का एक गलत स्टेप जो है वो बहादुर शाह के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है, साथ में राजपूतों के साथ जो
एक अच्छा सहयोगपूर्ण रवैया हो सकता था, वो अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल गई। आफ्टर द चित्तौड़ विक्ट्री ऑफ बहादुर शाह, हुमायूं मूव्ड फॉरवर्ड टूवर्ड्स मंदसौर। उधर जब हुमायूं नहीं पहुंचता है और बहादुर शाह चित्तौड़ पर विजय पा लेता है, हुमायूं मंदसौर की तरफ निकल जाता है। फाइनली बहादुर शाह एंड रीच टू मांडू, बट बहादुर शाह सून फ्लेड टू चंपानेर। बहादुर शाह जो है वो चंपानेर की तरफ निकलता है, मांडू से होता हुआ वो चंपानेर की तरफ निकलता है। हुमायूं देन चेस्ड हिम टू चंपानेर, और हुमायूं उसका पीछा चंपानेर की तरफ करता है। बहादुर शाह फ्लेड टू दीव एंड टुक शेल्टर अंडर द पुर्तगीज़। वहाँ से जब बहादुर शाह को ये पता चलता है कि हुमायूं अभी भी पीछे पड़ा हुआ है, तो बहादुर शाह वहाँ से निकलता है एंड वो दीव की तरफ, दमन दीव आपने नाम सुना होगा, दीव की तरफ जाता है और दीव में जा कर के वो वहाँ पे पुर्तगालियों के संरक्षण में चला जाता है। ओके, हुमायूं प्लंडर नंबर्स प्लेसेस ऑफ गुजरात एंड एक्वायर्ड ह्यूज वेल्थ। हुमायूं ने गुजरात से बहुत सारी धन संपत्ति को प्राप्त किया था। ही अपॉइंटेड अस्करी एज द सूबेदार ऑफ गुजरात एंड मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दीव इन द सर्च ऑफ बहादुर शाह, बट एज सून एज हुमायूं लेफ्ट गुजरात अ रिवोल्ट अकर्ड। तो क्या होता है कि हुमायूं ने जब देखा कि वो बहादुर शाह दीव की तरफ भाग गया है, तो उसने अपने भाई अस्करी को, जो कि उसका स्टेप ब्रदर था, उसको गुजरात का सूबेदार नियुक्त करता है, और उसके बाद वो किधर जाता है, वो दीव की तरफ जाता है बहादुर शाह को की तलाश में। लेकिन जैसे ही हुमायूं गुजरात को छोड़ता है, गुजरात में फिर से एक विद्रोह शुरू हो जाता है, और उसके बाद उसे 1536 तक हुमायूं को गुजरात वापस आना पड़ता है। दो हुमायूं should have suppressed the revolt as soon as possible and captivate Bahadur Shah, but he did not do as a result of which Bahadur Shah regained numerous parts of Gujarat and Askari at the end of the fled away from Gujarat, and finally the entire area was conquered back by Bahadur Shah। क्या हो रहा है कि जब बहादुर शाह ने क्या किया कि दीव की तरफ जब निकलता है बहादुर शाह, और उसके पीछे जब जाता है गुजरात छोड़ करके हुमायूं के गुजरात छोड़ने के बाद होता है वहाँ विद्रोह के बाद विद्रोह को दबा भी दिया जाता है। लेकिन जब हुमायूं वहाँ से वापस जाता है, तो बहादुर शाह को मिलता है मौका, और उसने क्या किया कि बहादुर शाह जो है वो क्या करता है, गुजरात के छोटे छोटे हिस्से करके बहुत सारे पार्ट्स पर अपना अधिकार फिर से जमा लेता है, और अस्करी को वो जगह छोड़कर जाना पड़ता है। एंड फिर क्या हो रहा है, उसका नतीजा ये निकलता है कि बहादुर शाह ने फिर से गुजरात को अपने कब्जे में कर लिया। देखिए इस चैप्टर में कई ये जो पैराग्राफ, इसमें कई क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा कि बहादुर शाह कहाँ का शासक था, फिर आता है कि बहादुर शाह ने किस स्टेट पर, किस किले पर घेरा डाला, तो चित्तौड़ की रानी कौन थी, कर्णावती के खिलाफ हुमायूं को किसने कन्फ्यूज़ किया था, तो वो आता है नाम बहादुर शाह का। फिर आता है कि बहादुर शाह को कहाँ शरण मिलती है, तो वो दीव में मिलती है। किसके शरण में जाता है, तो पुर्तगीज़ के शरण में जाता है। फिर हुमायूं ने सूबेदार के तौर पर बहादुर शाह की जगह किसको नियुक्त किया था गुजरात में, अस्करी को। फिर अस्करी के वहाँ से भागने के बाद किसने रीगेन किया, बहादुर शाह ने गुजरात को फिर से रीगेन कर दिया। ओके, अब देखते हैं स्ट्रगल विद शेर शाह सूरी। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट, मेन हेडिंग ऑफ दिस लेक्चर वीडियो। अभी आगे देखते हैं कि अब हुमायूं की चुनार के घेरे के बाद हुमायूं की अगली रणनीति क्या रहती है शेरशाह के साथ, और शेरशाह ने किस तरह से बैटल के लिए अपने आप को तैयार किया, और फिर स्ट्रगल होता है। When Humayun was busy in the struggle with Bahadur Shah, Sher Khan defeated the ruler of Bengal named Shah Muhammad and occupied Bengal and Bihar completely। क्या होता है, जब हुमायूं बिजी रहता है बहादुर शाह के साथ स्ट्रगल में, जब वो दौर चल रहा था एक दूसरे को, जब बहादुर शाह को चेस कर रहा था हुमायूं, उस समय शेर खान को मौका मिलता है, और वो क्या करता है कि बंगाल के जो शासक रहता है शाह मोहम्मद, उसको 1536 में, याद रखिएगा ये सब टाइम पीरियड आपको लिखना होता है, 1536 में वो बंगाल के रूलर शाह मोहम्मद को
डिफीट करता है और पूरा बंगाल और बिहार का एरिया जो होता है उसको अपने अंडर में ला देता है। व्हेन हुमायूं गॉट अवेयर ऑफ दिस विक्ट्री ही मार्च्ड अलोंग विद हिज ब्रदर हिंदाल टू फाइट अगेंस्ट शेर खान। जब हुमायूं को इस बारे में सूचना मिलती है तो उसने क्या किया कि अपने भाई हिंदाल के साथ शेर खान के खिलाफ अभियान चलाया और 27 जुलाई 1537 को शेर खान के खिलाफ उसने अपना अभियान शुरू किया। When Sher Khan came to know about this attack, he appointed his son Qutub Khan to guard the fort of Chunar and he himself went to Markunda. ओके जब शेर खान को ये पता चलता है कि हुमायूं जो है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है तो उसने अपने बेटे कुतुब खान को चुनार का संरक्षण दिया और खुद कहाँ चला जाता है, मारकुंडा की तरफ। द आर्मी ऑफ हुमायूं ब्रेवली फेस्ड द Afghan army and in June 1538 हुमायूं gained control over the fort of Chunar। जब हुमायूं की आर्मी जो अफ़गान आर्मी को फेस कर रही होती है जून 1538 में, उसने उस समय चुनार के ऊपर अपना कंट्रोल पा लिया होता है। इन द वे ही वॉज टॉप्ड बाई जलाल खान द सन ऑफ शेर खान फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एट तेलगाडिया बट हैड टू गिव अप इन फ्रंट ऑफ हुमायूं। उसने घेरा डाला, उसने घेरा था हुमायूं को, लेकिन उसके बाद उसे नतमस्तक होना पड़ता है हुमायूं के सामने, सरेंडर करना पड़ता है। आफ्टर गेनिंग कंट्रोल ओवर तेलगादिया ही एनेक्सेड God, and after these two victories Humayun took a long break which gave an opportunity to Sher Khan to increase his power। और क्या होता है कि हुमायूं को इस चुनार के घेरे में सफलता मिलती है और सफलता के बाद हुमायूं वापस चला जाता है और एक लंबे समय के लिए वो युद्ध से ब्रेक लेता है। और ये जो टाइम पीरियड था हुमायूं ने युद्ध को रोका और हुमायूं इस विक्ट्री को एंजॉय करने लगता है। और ये टाइम किसके लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आती है, शेरशाह सूरी के लिए। और शेरशाह सूरी अपने पावर को, अपने सैनिक पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि एक तरफ हुमायूं बिजी होता है अपने विक्ट्री उत्सव को मनाने में और दूसरी तरफ शेरशाह अपने आर्मी को बढ़ा करके अगले चुनौती को पेश करने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ चौसा। वाइल हुमायूं वॉज टेकिंग रेस्ट इन गॉड हिज ब्रदर हिंदाल रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। जब हुमायूं उत्सव मना रहा था उस समय उसका भाई जो था हिंदाल उसके खिलाफ विद्रोह कर देता है। दस ही हैड टू रिटर्न बट वॉज स्टॉप्ड बाय शेर खां इन हिज वे। और जो हुमायूं है उसने जब विद्रोह का समाचार सुना तो वो वापस आता है, लेकिन शेरशाह उसको रास्ते में ही रोक लेता है। दिस टाइम बोथ द आर्मी फेस्ड ईच अदर डायरेक्टली। और यहाँ पर शेरशाह सूरी और हुमायूं दोनों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। ऑन 26 जून 1539 शेर खान अटैक्ड ऑन द मुगल कैंप ड्यू टू विच chose privilege in Humayun's army and he had to flee away। अब क्या है कि यहाँ पे दोनों आर्मी जो है एक दूसरे के सामने है एंड 26 जून 1539 AD में शेर खान ने अटैक किया मुग़ल कैंप के ऊपर और अचानक इस अटैक से मुग़ल आर्मी को संभलने का मौका नहीं मिलता है और उसको वहाँ से भागना होता है। और जब हुमायूं भाग रहा होता है तो वो गंगा नदी में गिर जाता है और वो बहने के ही कगार पे होता है। तब तक उसको निज़ाम नाम का एक व्यक्ति जो होता है वो उसको बचा लेता है पानी से। और इस बैटल के बाद ही शेर खान जो है वो अपने नाम के आगे शेरशाह का टाइटल लगाता है। देखिए यहाँ भी ये क्वेश्चन हो रहा है कि पहले तो चौसा का बैटल कब हुआ था 1539, फिर उसके बाद दूसरा आ रहा है कि शेर खान ने कब शेरशाह सूरी का टाइटल अपने नाम पे लगाया था, तो वो था बैटल ऑफ चौसा के बाद। अब नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ बिलगाम एंड कन्नौज। आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा हुमायूं समहाउ मैनेज्ड टू रिटर्न टू आगरा एंड रिकलेक्टेड हिज आर्मी। जब चौसा का बैटल हो जाता है, युद्ध ख़त्म होता है, तो हुमायूं किसी तरीके से व्यवस्थित करता है अपने आप को, वापसी लौटने का वो व्यवस्था करता है और वो आगरा आता है और फिर अपने आर्मी को वो जुटाता है। वो अपने आर्मी का संग्रह करता है, एक सैन्य संग्रह करता है ताकि वो आगे चल कर के
अपने युद्ध को फिर से शुरू कर सके। बट स्टिल ही डिड नॉट रिसीव एनी हेल्प फ्रॉम हिज ब्रदर। और पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि उसके भाइयों को वो हम सबसे बड़ा दुश्मन हुमायूं का मान सकते हैं, और उसको अभी भी उसके भाइयों की सहायता नहीं मिली थी। शेर शाह रीच्ड टिल कन्नौज इन 1540 AD। शेर साहब कहाँ तक पहुँच चुका था? वो कन्नौज तक पहुँच चुका था। वाइल चेसिंग हुमायूं, हुमायूं का पीछा करते करते वो कहाँ तक आ गया था? कन्नौज। कब आ गया था? 1540 में। हुमायूं in April 1540 along with his army marched to कन्नौज। हुमायूं ने 1540 AD तक अपनी आर्मी के साथ कन्नौज की तरफ मार्च किया, और बोथ ऑफ द आर्मी फेस्ड ईच अदर फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तकरीबन एक महीने के लिए दोनों सेनाएं जो थी एक दूसरे के आमने सामने थी। शेर शाह अटैक्ड ऑन 15th May 1540 AD, taking the opportunity of heavy rain, and due to rain the tanks and cannon of Mughal become useless। यहाँ देखिए जो उज्जैन की तरफ हुमायूं का रुकना होता है, यहाँ भी हुमायूं ने एक गलती कर दी होती है। उसे स्ट्रेटजी ऑफ बैटल फील्ड का इतना अच्छा नॉलेज नहीं था, जबकि वो अपने पिता के साथ पानीपत के युद्ध में भी जा चुका था, खानवा के युद्ध में भी जा चुका था, और उसने अपने पिता की बहुत ही अच्छी रणनीति देखी थी, बैटल की टैक्टिक्स देखी थी, लेकिन फिर भी उसने सही जगह नहीं चुना था। वो निचला एरिया था जहाँ की उसकी सेनाएं रुकती हैं, और उसी समय बारिश होती है। नतीजा ये कि मुग़ल जो सेना छावनी थी वहाँ पूरा पानी भर जाता है, और नतीजा था कि पूरे जो मुग़ल तोप थी, जो उसकी आर्मी की तैयारियाँ थी, पानी भरने की वजह से वो सब बर्बाद हो जाती हैं। जो उनकी रणनीति लगी थी, जो कैनन उन्होंने बिछा रखा था, नीति अपना रखी थी, वो सब पानी भरने की वजह से वो व्यर्थ साबित हुई। हुमायूं somehow managed to fled away। हुमायूं वहाँ से किसी तरह फिर से भाग निकलता है। Thus battle enabled Afghan to establish their power for some time as they turned victorious in the battle। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पे हुमायूं के भागने से इस युद्ध में कौन जीत रहा है, जिसका विजय माना जाएगा? ये मानी जाएगी विजय अफगानों की। ओके, एंड उन लोगों को टाइम मिल जाता है कुछ दिन के लिए अपना पावर इस्टेब्लिश करने के लिए। एक्साइल ऑफ हुमायूं आफ्टर द बैटल ऑफ कन्नौज, हुमायूं फ्लेड टू आगरा। क्या होता है कि कन्नौज से हुमायूं कहाँ भागता है? आगरा की तरफ। बट ड्यू टू बीइंग चेस्ड बाय अफगान्स ही हैड टू मूव टू दिल्ली। अब उसे अफगान पीछा उसको कर रहे थे, तो उसको कहाँ जाना है? उसको दिल्ली जाना है। फ्रॉम दिल्ली ही रीच्ड लाहौर, और दिल्ली से वो कहाँ पहुँच रहा है? लाहौर की तरफ। देयर ऑल द 4 ब्रदर्स डिसाइडेड नॉट टू फाइट अगेंस्ट शेर खान, एंड कामरान एंड अस्करी मूव टू अफ़गानिस्तान। यहाँ उसके भाइयों ने उसको बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, और उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि हम शेर खान के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, एंड कामरान और अस्करी जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ चले जाते हैं। हुमायूं एंड हिंदाल वेंट टू सिंध। हुमायूं और हिंदाल जो होते हैं वो सिंध की तरफ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम हमीदा बानो ऑफ द वाइफ ऑफ हुमायूं गेव बर्थ टू अकबर इन द पैलेस ऑफ राना वीरसाल एट अमरकोट फ्रॉम सिंध। जब हिंदाल के साथ हुमायूं निकल रहा होता है, भाग रहा होता है, उसी समय जो हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो, उन्होंने अमरकोट के राजा जो वीरसाल थे, राजा वीरसाल, उनके किले में अकबर को जन्म दिया था। हुमायूं वेंट टू कांधार एंड देन टू पर्सिया। वहाँ से हुमायूं कांधार भागता है, वो एक रिफ्यूज़ी की तरह होता है, और वहाँ से वो पर्सिया की तरफ जाता है। और ये टाइम पीरियड ऐसा होता है 1540 का, जब दिल्ली की गद्दी खाली हो चुकी, और यही वो समय था 1540 से लेकर 1550 तक कि जब हुमायूं का टाइम एक रिफ्यूज़ी की तरह था, और शेर खान ने दूसरी तरफ क्या किया था कि पूरे पंजाब का एरिया जो है वो अपने अंडर में ले लिया था। 40 to 55 जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड पूरा हुमायूं के हाथ से निकला होता है, और ये किसके अंडर में चला गया? अफ़गानी। तो अफ़गानी जो साम्राज्य था, इसमें शेरशाह जो शेर खान के नाम से जो शेरशाह उसने टाइटल किया था अपना, शेरशाह सूरी ने एक साम्राज्य स्थापित किया। और शेरशाह के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना भी बता दूं कि शेरशाह सूरी
वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, वो बहुत ही अच्छा व्यवस्थापक था, अपने राज्य को उसने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था, एक बढ़िया साम्राज्य उसने बनाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उसने बहुत अच्छे से खड़ा किया था, जिसको कि जाकर आइडिया लेकर के अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने में आइडियाज़ ली थी और उसी तरीके से उसने चलाया था। लेकिन शेरशाह सूरी ने जब उस एम्पायर को व्यवस्थित किया, तो उसके बाद यानी जब शेरशाह सूरी की डेथ हुई थी 1545 में, तो उसके जो बच्चे थे और जो उसके उत्तराधिकारी थे, उन्होंने राज करना शुरू किया, लेकिन वो शेरशाह सूरी की तरह योग्य नहीं थे। सो हिज सन एंड सक्सेसर इस्लाम शाह डाइड इन 1554, और उसका जो सक्सेसर था इस्लाम शाह वो मरता है 1544 में। और ये जो डेथ होती है वो डायनेस्टी को एक तरह से खाली छोड़ देती है, और ये टाइम पीरियड जो है ये हुमायूं के लिए, तब तक हुमायूं जो है वो अपने आर्मी को जुटा चुका होता है, और ये टाइम पीरियड हुमायूं के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। Their rivals for the throne all marched on Delhi, while in many cities leaders tried to stake a claim for independence. This was perfect opportunity for the Mughals to march back to India. अब यहाँ क्या है कि जब बेटे की भी डेथ हो जाती है 1554 में, तो उस समय कई ऐसे शहर थे जहाँ के जो मेन हेड होते हैं वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना चाहते हैं, और ये जगह खाली हो चुकी है। तो इस समय जो अपॉर्चुनिटी थी वो मुग़ल के लिए थी कि अब वो फिर से इंडिया वापस आकर के दिल्ली की तरफ मूव करें। द मुग़ल एम्परर हुमायूं गैदर्ड अ वास्ट आर्मी। अब क्या किया हुमायूं ने कि बीच का पूरा टाइम था उसके पास, 40 से लेके 55 तक का, 54 तक का, उसने पूरा एक अच्छी खासी आर्मी उसने जुटा ली थी। एक विशाल सेना के साथ वो मूव करता है, एक मार्च करता है, कहाँ की तरफ? दिल्ली की तरफ, विच इंक्लूडेड द बलूच ट्राइबल्स ऑफ लगरी, मागसी एंड रिंद। वो बहुत सारे उसके सेना में लोग होते हैं। एंड अटैम्प्ट टू चैलेंजिंग टास्क रीटेकिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और ये क्या था? एक बहुत बड़ी चुनौती थी अपने दिल्ली की गद्दी को फिर से पाने के लिए। हुमायूं प्लेस्ड द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरम खान। और हुमायूं की सेना को लीड कौन कर रहा है इस बार? बैरम खान। ये बहुत बड़ा नाम होता है। बैरम खान ने हुमायूं की सेना को लीड किया था। अ वाइस मूव गिवन हुमायूंस ओन रिकॉर्ड ऑफ मिलिट्री। और ये जो ये मूव था हुमायूं का, इसे बहुत ही चतुराईपूर्ण हम मूव कहेंगे। एंड उसके बाद क्या होता है कि एक बैरम खान के अंडर में जो लड़ाई होती है उससे बैटल ऑफ सरहिंद में 22 जून 1555 को बैटल के बाद जो सिकंदर शाह सूरी रहता है वो डिफ़ीट होता है, उसको डिफ़ीट मिलती है, और जो मुग़ल एम्पायर है वो फिर से री इस्टेब्लिश होता है इंडिया में। सो दिस लेक्चर बेसिकली जो हमने देखा कि किस तरह से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच स्ट्रगल होता है, किस तरह से शेरशाह सूरी ने इनिशियल टाइम में, जो कि वो पहले सैनिक होता है, फिर उसकी जो एम्बिशंस होती है उसकी वजह से वो गेन करना चाहता है, ताकत गेन करके वो दिल्ली की गद्दी पाना चाहता है। और जब वो मौका देखता है कि उसके पास सैनिक शक्ति सही नहीं है, तो उसने यहाँ तक कि हुमायूं के आधिपत्य को भी मान लिया था, लेकिन जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो फिर से सत्ता हथियाना चाहता है। एट द एंड 1540 में उसको चांस भी मिलता है कि वो दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में ले। एंड 1555 में जा कर के फिर से हुमायूं को अपनी सत्ता वापस मिलती है राज करने के लिए। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ यूनिट फर्स्ट। वी विल कंटिन्यू इन सेकेंड यूनिट with second unit, topic of second unit. Till then, all the best.